वेलकम स्टूडेंट्स, मैं लाल मोहम्मद स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यंग माइंड्स केमिस्ट्री क्लास में। यह वीडियो क्लास 12 यूनिट 2 सॉल्यूशन या विलियम चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है। पिछले लेक्चर में हम लोग ने W/W और V/V प्रतिशत पर एंड किया था, तो आज तीसरा वाला पढ़ेंगे, यानी कि W/V प्रतिशत, यानी कि मास बाय वॉल्यूम, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत यानी कि W/V% क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट, जैसे कि W ऊपर है और V नीचे है, यानी कि न्यूमरेटर में W और डिनोमिनेटर में V है, तो हम लोग क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि विलय का द्रव्यमान। तो विलय जो हम लोग जैसे कि लेते हैं, यानी कि नमक या चीनी, तो हम लोग उसका वजन यानी कि उसका द्रव्यमान हम लोग न्यूमरेटर में रखेंगे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, यानी और जो विलियन का जो आपका आयतन होगा वो हम लोग नीचे लिखेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर में, और गुना कर देंगे 100 से, क्योंकि प्रतिशत निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका सूत्र हो जाता है W/V प्रतिशत का। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर कोई आपका जार है, इसमें लिखा हुआ है 13% W/V ऑफ H2SO4। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब देखिए क्या होगा, H2SO4 हो जाएगा ग्राम में, और जो आपका विलियन है वो आपका हो जाएगा ml में। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 13 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट हम लोग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है जिसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि ppm भी इससे हम लोग कहते हैं। पार्ट्स पर मिलियन ppm क्या होता है? नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, यानी कि अवयव की भागों की संख्या। ठीक है, भाग टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि विलियन में उपस्थित सभी अवयव के कुल भागों की संख्या गुना 10⁶। हम लोग क्या कर रहे थे, पिछले में परसेंट निकाल रहे थे, इसलिए हम लोग प्रतिशत लिख रहे थे, तो हम लोग 100 गुना कर रहे थे। यहाँ पर हम लोग पार्ट्स पर मिलियन निकाल रहे हैं। मिलियन का अर्थ होता है 10⁶, इसलिए हम लोग यहाँ पर 10⁶ गुना कर रहे हैं, बस, और कोई अंतर इसमें नहीं है। बस इसमें डायरेक्ट इसका अगर डेफिनेशन आता है तो आप यही लिख सकते हैं कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट टू टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10⁶। तो इसे हम लोग ppm कहते हैं, है ना। हिंदी में अवयव की भागों की संख्या भागा विलियन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल भागों की संख्या गुना 10⁶। आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका यूज़ क्या है ना। इसका एग्जाम्पल है, देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट इन वाटर और एटमॉस्फेयर इज एक्सप्रेस्ड इन ppm। यानी कि पॉल्यूटेंट आपका वायुमंडल में या आप हवा में कितना आपका पॉल्यूशन है, ये वो हम लोग ppm में नापते हैं, है ना, ppm में देखते हैं। इसका छोटा सा उदाहरण एक और आप देख सकते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जहाँ पानी का शुद्धिकरण होता है, वहाँ पर क्लोरीन आप देखिएगा कि शुद्ध करने के लिए या कीटाणु को मारने के लिए क्लोरीन यूज़ किया जाता है, Cl, है ना। तो उस Cl को जो देखिएगा जब वो मिलाया जाता है वो ppm में मिलाया जाता है ना। कि आपसे पूछिएगा कि पूरा टैंक में पानी भरा हुआ है, उसको शुद्ध करना है तो कितना डालेंगे, 15 ppm या इस तरह का 10 ppm, या जो भी उसका मापक होता है वो हम लोग मिलाते हैं। ठीक है, यानी कि छोटा से छोटा मापन के लिए हम लोग ppm यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपका ऑप्शन आपके एग्जाम में आता है कभी कभी, कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट जो है किस कंसंट्रेशन टर्म से हम लोग मापेंगे, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ppm। ठीक है, आइए एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग देख रहे हैं जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन, यानी कि मोल अंश। ठीक है, मोल अंश क्या होता है, इसे हम लोग काई से डिनोट करते हैं। ये जो बड़ा एक्स लिखा हुआ है, बड़ी एक्स, तो उसको हम लोग इस तरीके से काई लिखते हैं ग्रीक वर्ड में। ठीक है, प्रोनाउंस भी करते हैं इसको कैसे, CHI, काई। तो मोल फ्रैक्शन को काई से डिनोट करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट या अवयव का मोल की संख्या क्या होती है। ठीक है, तो बात करेंगे इसमें, जो अवयव के बारे में बोला जाए वही अवयव के बारे में हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे। यानी कि अवयव का मतलब वही, या तो सॉल्वेंट या तो सॉल्यूट, है ना, सॉल्वेंट या सॉल्यूट का हम लोग के निकालेंगे। जैसे कि इसमें बोला है फॉर्मूला, ऐसे मान लीजिए कंपोनेंट में आपसे एग्जाम में पूछा है, तो आपका जो फॉर्मूला होगा वो भी कंपोनेंट में होगा। यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, अवयव के मोल संख्या के मोल अंश क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। हिंदी में अवयव की मोलों की संख्या भागा सभी अवयव के कुल मोलों की संख्या। ठीक है, तो बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग n से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इफ़ Na and Nb आर मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट रेस्पेक्टिवली, यानी कि Na को हम लोग सॉल्यूट माने हैं और Nb को हम लोग सॉल्वेंट अगर माने हैं, ठीक है, तो आपका क्या क्या हो जाएगा, यानी कि कंपोनेंट A कंपोनेंट B,
तो कंपोनेंट ए का यानी कि सॉल्यूट का मोल अंश क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि Na, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाता है, वही ना होगा जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे Na प्लस Nb। तो सेम उसी तरीके से काई 2 क्या हो जाएगा, काई 2 आपका हो जाएगा यानी कि काई 2 का मतलब वो काई बी क्या हो जाएगा, अगर सॉल्वेंट का निकाल रहे हैं तो, है ना, तो सॉल्वेंट का क्या निकालेंगे हम लोग कि काई बी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यानी कि आपका Nb डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया, Na प्लस Nb, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट का हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात हम लोग याद रखेंगे यहाँ पर कि सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन इज यूनिटी, सभी अवयव के मोल अंशों का योग एक होता है, यानी कि काई ए प्लस काई बी अगर हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग उसका आंसर क्या आएगा, 1, ठीक है। अगर मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस तरीके से समझिएगा, क्योंकि देखिएगा क्योंकि ये फ्रैक्शन में आपका आंसर आया हुआ है ना। अगर मान लीजिए कि अगर आपका सॉल्वेंट आपका 2 है और टोटल आपका 3 है इस तरीके से, तो है ना, तो आपका सॉल्यूट क्या हो जाएगा, 1/3। जब आप दोनों को सम करिएगा तो आएगा 3/3 इक्वल टू 1। इसलिए हम लोग कहते हैं काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक प्रूफ है कि काई ए बाय काई बी इक्वल टू Na/Nb, ये कैसे होता है ना। इसे हम लोग सिद्ध कर सकते हैं, एक का फॉर्मूला दूसरे में बैठा कर हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि काई ए इक्वल टू Na/Na प्लस Nb, और हमने देखा कि काई बी बराबर Nb/Na प्लस Nb, ठीक है। तो काई ए और काई बी में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं Na और Nb के बराबर हम लोग इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। तो LHS बराबर हम लोग देख लेते हैं। तो LHS बराबर क्या है, काई ए ऊपर, तो काई ए की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, Na/Na प्लस Nb, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय काई बी की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, Nb/Na प्लस Nb। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि Na प्लस Nb जो है कॉमन आ रहा है और वो डिविजिबल है, यानी कि वो कैंसिल हो सकता है। हम लोग उसको कैंसिल कर देते हैं, तो आपका आता है Na/Nb विच इज़ इक्वल टू RHS, यानी कि अब हम लोग बोल सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS, और ये हम लोगों का क्या हो गया, प्रूफ्ड, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो ये भी फॉर्मूला कभी कभी यूज़ होता है, ठीक है। एक और बात, यहाँ पर एक आप फॉर्मूला देख रहे हैं कि मोल परसेंट ऑफ ए प्लस मोल परसेंट ऑफ बी 100 होता है। जिस तरीके से आपने देखा कि मोल फ्रैक्शन का 1 होता है, उसी तरीके से मोल परसेंट ऑफ ए प्लस मोल परसेंट ऑफ बी आपका क्या होगा, 100। सेम वही लॉजिक है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। उसी तरीके से अगर ए का अगर मान लीजिए 70 है तो बी का क्या हो जाएगा, 30%, इसी तरीके से। तो पीपीएम क्या हो जाएगा, पीपीएम आप जानते हैं 10⁻6 होता है ना। तो अगर परसेंटेज अलग करते हैं, 100 अलग कर दिए, यानी कि मास परसेंट अलग कर दिए, तो आपका क्या हो जाएगा, इंटू 10⁻4। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं पीपीएम इक्वल टू मास परसेंट इंटू 10⁻4। तो ये सब जो है आपका न्यूमेरिकल में यूज़ होगा, तो ये सब आप थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, ये भी एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे आप समझने की कोशिश करिएगा, और जो ट्रिक बताया जाएगा याद करने के लिए तो आप उसे भी याद रखिएगा। तो हम लोगों का टॉपिक है मोलैरिटी या मोलरता। इसे बड़ी एम से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा, बड़ी एम छोटी एम, है ना। तो मोलैरिटी यानी कि मोलरता को, रॉ वाला मोलरता को हम लोग बड़ी एम से डिनोट करते हैं। ये होता है क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को उस विलियन की मोलरता कहते हैं। तो ये उसका परिभाषा होगी। सूत्र क्या होगा, इसी को हम लोग सूत्र में बना देते हैं, यानी कि मोलरता क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, विलय के मोल, है ना, विलय का मोल भाग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी कि विलियन का लीटर में आयतन, यानी कि आप बोल सकते हैं विलियन का आयतन लीटर में। तो इसको हम लोग डिनोट भी कर सकते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे अपने स्टडी में, हम लोग सॉल्यूट को मान लीजिए NB लिखते हैं, ठीक है, B फॉर सॉल्यूट, ठीक है। यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम लिखेंगे NB, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर हो जाएगा V।
मान के चलेंगे कि वी आपका लीटर में लिए हैं, तो यही है आपका बड़ी एम बराबर हो जाएगा NB/V। ठीक है, आगे हम लोग देख सकते हैं इसको और हम लोग इलाबोरेट कर सकते हैं। NB इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, आपका गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट, तो M/W हम लोग लिखते हैं। अब क्योंकि B हम लोग सॉल्यूट को लिखे हैं तो WB/MB हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख देंगे WB/MB, नीचे आ जाएगा और V भी आ जाएगा। तो V इन अगर लीटर है, अगर मान लीजिए V आपका ml में दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम लोग को क्या करना होगा, हम लोगों को हम यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये आपका एक फाइनल सूत्र आपको याद रखना होगा। ठीक है, एक बार हम बढ़िया से लिख देते हैं। तो क्या हुआ था आपका, मोलरता बराबर हो गया था WB/MB, ये हो गया NB आपका, यानी कि मोल्स हो गया। यहाँ पर नीचे में आप क्या किए थे, V। अगर ये लीटर में है तो कोई बात नहीं, अगर ml में आपका दिया हुआ है तो हम लोग ऊपर में गुना करना होगा 1000। तो ये आपका हो जाता है मोलरता का सूत्र। उम्मीद करते हैं कि आप साथ साथ नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर 0.25 m अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 0.25 मोल पर लीटर सॉल्यूशन ऑफ NaOH। कहने का मतलब है अगर 0.25 मोलर अगर हम लोग NaOH लिए हैं तो इसका मतलब होगा कि 0.25 आपका NaOH है ना, पूरी आपका 1 लीटर सॉल्यूशन में, यानी कि 1 लीटर विलियन में। ठीक है, तो मोल की संख्या क्या हो गई, 0.25 NaOH। ठीक है, चलिए उसी का एक भाई है मोलैलिटी, बस इसी में कन्फ्यूज़न होता है। मोलैलिटी यानी कि मोललता, इसको हम लोग छोटी m से डिनोट करते हैं। ठीक है, छोटी m से। ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, उसमें भी था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, और मोलैरिटी में क्या था, वॉल्यूम, लेकिन इसमें क्या है, kg। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, किसी विलयन की मोललता 1 kg विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या होती है। ठीक है, याद रखिएगा मोललता, लास्ट में देखिएगा LYTY है ना, लीटी लिखा हुआ है, तो लीटी से अब याद रखिएगा लिट्टी, यानी कि कुछ उसका वजन होता है, और वजन हम लोग kg में मापते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, यानी कि आपका इसको सूत्र में कैसे लिख सकते हैं, छोटी m बराबर मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी कि विलय के मोल, जिसको हम लोग NB भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब देखिए सॉल्यूट को हम लोग B लिखे हैं, तो सॉल्वेंट को क्या लिखेंगे, A में, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, WA, यानी कि आपका मास ऑफ सॉल्वेंट या विलायक kg में। ठीक है, तो छोटी m बराबर आपका हो जाएगा NB/W। तो इसको हम लोग NB क्या हो सकता है, आप तो पहले ही आप देख चुके हैं, NB क्या होता है, WB/MB, यानी कि दिया गया द्रव्यमान डिवाइडेड बाय मोलिकुलर द्रव्यमान, है ना, मोलिकुलर वेट। तो अब देखेंगे इसको, हमने इस सूत्र को हम लोग यहाँ पर बैठा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, छोटी m यानी कि मोललता बराबर WB/MB, ये हो गया आपका सॉल्यूट का मोल। ठीक है, गुना आप देखिएगा WA यानी कि सॉल्वेंट kg में। अगर आपका आंसर kg, अगर आपका क्वेश्चन में kg में दिया हुआ है तो ठीक, अगर ग्राम में दिया हुआ है तो हम लोग ऊपर क्या कर देंगे, 1000 गुना कर देंगे। ये हो जाता है आपका मोललता का सूत्र। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग इसका। एग्जाम्पल क्या है, अगर 1 मोलल दिया हुआ, 1 मोलल सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, 1 मोलल सॉल्यूशन का अर्थ होता है 1 मोल KCl, यानी कि 1 मोल ऑफ KCl लिखा हुआ है, इसका मतलब होगा 1 मोल KCl इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। पूरा पानी का जो वजन होगा वो क्या होगा, 1 kg, और उसमें KCl कितना मिला हुआ है, 1 मोल। यही मतलब होता है 1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ KCl का। ठीक है, एक चीज़ हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि टेम्परेचर डिपेंडेंट, ताप पर निर्भर कौन होता है ना, तो याद रखिएगा एक ट्रिक कि ताप पर निर्भर वही होगा जिसका सूत्र में आयतन यानी कि वॉल्यूम आएगा। जिसका सूत्र में आयतन यानी कि अगर वॉल्यूम आता है तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है,
चाहे वो कोई भी चीज़ हो, ठीक है। तो वो कोई भी चीज़ में वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है आपका वॉल्यूम प्रतिशत, W/V प्रतिशत, स्ट्रेंथ भी होता है ना, मोलैरिटी भी होता है क्योंकि वॉल्यूम लीटर में होता है, नॉर्मैलिटी होता है क्योंकि वो मोलैरिटी का सूत्र पर ही निर्भर करता है, ठीक है। तो ये सब जो है आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। याद रखिएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट वही होगा जो आयतन पर, जिसका सूत्र में आयतन होगा, ठीक है। अब है कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, यानी कि ताप पर जो निर्भर नहीं करता है, वो क्या क्या हो सकता है। सिंपल सी बात, जिसमें आपका वॉल्यूम नहीं आएगा वो आपका इंडिपेंडेंट हो जाएगा, जिसको ताप से कोई मतलब नहीं है, आप बढ़ाइए घटाइए, ठीक है। जैसे कि मास परसेंट, मोलैलिटी है ना, छोटी एम वाला, मोल फ्रैक्शन है ना, यानी कि मोल अंश, मोल प्रतिशत और ppm। तो ये सब जो है आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में आता है, आपसे पूछेगा कि टेम्परेचर पर निर्भर कौन नहीं करता है, तो ज़्यादातर आपका ऑप्शन में ये आपका मोललता दिया हुआ रहता है, ठीक है। इसे आप ध्यान दीजिएगा। या हिंट में भी लिखा हुआ है कि जिसमें वॉल्यूम या आयतन आए वह टेम्परेचर ताप पर निर्भर होगा, ठीक है। वो तो मैंने आपको बता दिया है। तो ऐसा करते हैं, आज की क्लास हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।